नमस्कार, कैसे हैं? चलिए करंट अफेयर को देख लेते हैं। पहला सवाल है, 30 जनवरी 2026 को उड़ीसा सरकार ने पुण्यतिथि शहीद दिवस के तौर पर मनाया और ये तारीख महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि है? यहाँ पूछा जा रहा है कि ये दिवस कौन सी पुण्यतिथि है और इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। 75वीं है कि 76वीं है या फिर 78वीं है या 80वीं है, कौन सी पुण्य तिथि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 78वीं पुण्य तिथि है। आप इसको कैसे निकालेंगे? बात है 30 जनवरी 1948 की, जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को क्या किया था? मार दिया था, हत्या कर दी थी। तो 2026 में अगर आपको निकालना है तो 2026 माइनस 1948 अगर आप कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा और यहाँ पर ये 11 में से 4 है, 7। ठीक है, तो ये 78वीं जो है पुण्यतिथि आ जाएगी। राष्ट्रीय शहीद दिवस के तौर पर इसको मनाया जाता है। गांधी जी के अहिंसा और सत्य के संदेश को ये समर्पित है। परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो 23 मार्च भी इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान दिवस। इसको भी शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये शहीद दिवस है और ये राष्ट्रीय शहीद दिवस है। इसको भी मनाया जाता है, इसको भी मनाया जाता है। तो 23 मार्च ये शहीद दिवस है और ये बलिदान दिवस है इनका, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का। और राष्ट्रीय शहीद दिवस ये 30 जनवरी है। उड़ीसा सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। ये ध्यान रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट, ये पूरा आपके लिए सारे फैक्ट हो सकते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2026 के परिणामों के अनुसार किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो यह है महाराष्ट्र की झांकी। कहाँ की झांकी है? महाराष्ट्र की झांकी। और इस झांकी में सबसे बड़ी बात है कि दिखाया क्या गया था, तो इसमें गणेश उत्सव को दिखाया गया था। गणेश उत्सव को दिखाया गया था। गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक, ये इस झांकी का विषय था और ये प्रथम पुरस्कार इसने प्राप्त किया है। जम्मू कश्मीर की झांकी को दूसरा स्थान मिला है। तो पहली रही है महाराष्ट्र की झांकी और सेकंड स्थान पर, दूसरे स्थान पर रही है जम्मू एंड कश्मीर की झांकी और थर्ड स्थान पर रही है केरला की झांकी। केरला की झांकी को तीसरी स्थान यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो लोकप्रिय पसंद श्रेणी में गुजरात की झांकी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पॉपुलर जो झांकी रही है, पॉपुलर चॉइस जो रही है, वो कौन सी रही है? गुजरात की झांकी रही है, उसने प्रथम स्थान हासिल किया है। और मंत्रालयों की श्रेणी में संस्कृति मंत्रालय की वंदे मातरम जो झांकी थी वो सर्वश्रेष्ठ चुनी गई है। ये ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि झांकियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति होती है, उसके द्वारा झांकियों का चयन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2025 के लिए वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान वैश्विक नवाचार सूचकांक में कितना है? ये 38वां स्थान है। ये 66 से सुधर कर, मैंने इस पर पूरा वीडियो किया था, आपको मैंने बताया भी था, ये 66 से सुधर कर 38वें स्थान पर पहुंच गया है और भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों में है। निम्न मध्यम आय वाले देशों में भारत है। मध्यम आय, निम्न मध्यम आय, अभी उच्च में नहीं पहुंचा है, ये ध्यान रखना है आपको। किसमें है? निम्न मध्यम। और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो वीपो है उसके द्वारा जारी किया जाता है। मुख्यालय इसका वीपो का कहाँ है? जिनेवा में। और वर्तमान में मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में नवाचार के मामले में भारत शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। और नवाचार में इस सुधार का मुख्य जो श्रेय है वो स्टार्टअप इंडिया मिशन और डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार को दिया गया है। और भारत ट्रेडमार्क फाइलिंग में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है, जो उसकी बढ़ती बौद्धिक संपदा शक्ति को दिखाता है। ट्रेडमार्क फाइलिंग में भी विश्व स्तर पर भारत चौथे स्थान पर है। तो ट्रेडमार्क में चौथे स्थान पर। यहाँ पर आप देखेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक जीआईआई में 38वीं रैंकिंग है, वीपो के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और नवाचार के क्षेत्र में मध्य और दक्षिण एशिया में प्रथम स्थान पर, प्रथम देश बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है। और वीपो का मुख्यालय भी आपसे कई बार पूछा गया है, तो ये जिनेवा में है। ठीक है, 2025 तक भारत में स्टार्टअप की संख्या लगभग 2 लाख से ऊपर होगी। 2025 तक ये 2 लाख से ऊपर होगी, ये बात कही गई थी। तो मतलब ये 2025 में 2 लाख से ऊपर हो गई है स्टार्टअप की संख्या। ये पुराना फैक्ट था, अभी याद आया, मैंने आपको बताया। तो 2025 तो बीत ही गया है, तो ये 2 लाख से ऊपर संख्या हो गई है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में उद्धृत विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत बुनियादी ढांचे की किस विशिष्ट श्रेणी में विश्व स्तर पर शीर्ष 5 देशों में शामिल है? शीर्ष 5 देशों में शामिल है। तो ये बुनियादी ढांचे में निजी निवेश की श्रेणी में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, निजी निवेश की बात करें तो विश्व बैंक ने निम्न और मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में निजी निवेश का मतलब है पीपीआई, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनर की जो बात की जाती है, इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, तो उसके मामले में ये क्या हो जाएगा, ये 5वें स्थान पर पहुंच गया है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको पीपीआई नहीं बोलते हैं, पीआईआई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये गलत हो गया है, वही तो मैं कह रहा था ना कि तो ये पीआईआई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे में निजी निवेश के मामले में 5वीं अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ठीक है, तो ये 5वीं अर्थव्यवस्था है और ये दक्षिण एशिया में होने वाले कुल निजी बुनियादी ढांचा निवेश का 90% से अधिक का हिस्सा कवर करता है। सरकार का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और पीएम गति शक्ति मिशन निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने में सहायक हो रहे हैं, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने में ये सहायक है। दिसंबर 2026 तक भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल 1,46,572 किलोमीटर हो गया है। ठीक है, जो रसद क्षेत्र क्षमता में सुधार करता है, रसद क्षमता में क्या कर रहा है, लॉजिस्टिक, जो रसद का मतलब यहाँ पे लॉजिस्टिक है, उसमें सुधार करता है। निजी निवेश जो है वो किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता और व्यापार करने की सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का संकेत होता है। निजी निवेश तभी आएगा जब वहां पे डूइंग ऑफ बिजनेस होगा, यानी कि वहां पर सुधार किए जाएंगे, आर्थिक स्थिरता होगी और सुगमता होगी, तभी ये ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में उल्लिखित पर ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लिए कितने प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? कितने प्रतिशत वित्तीय सहायता? तो ये जो सहायता दी जा रही है वो 55% है। कितने परसेंट वित्तीय सहायता है? 55% ये वित्तीय सहायता पर ड्रॉप मोर क्रॉप सिंचाई, PMKSY, इसको क्या कहते हैं, PMKSY, इसके तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ये चल रहा है ना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो इसमें क्या किया जाता है, 55% वित्तीय सहायता और किसानों जो सहायता मिलती है, और अन्य किसानों को, मतलब इसमें ध्यान रखिएगा, जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको 55% मिलती है और अन्य किसानों को 45%। जो अदर फार्मर्स हैं, अदर फार्मर्स को क्या मिलती है, ये 45% मिलती है, और ये जो सीमांत किसान है उनको मिलती है। ठीक है, तो 55% वित्तीय सहायता इनको, और जो अन्य किसान है 45%। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक हिस्सा है और इसका उद्देश्य है खेती में जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना, जिससे कि जल की बर्बादी ना हो। ठीक है, और भारत में सिंचित क्षेत्र 2001-2 में 41.7% था और अभी 55.8% हो गया है। 22-23 के अगर आंकड़े की हम बात करें, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। इसके अलावा आप देखेंगे तो सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए उर्वरक उपयोग में कमी भी आ जाती है, और अगर ऐसा किया जाता है तो उर्वरक उपयोग में कमी लाने के लिए भी सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जाना जरूरी होता है, और फसल उपज में वृद्धि भी इससे होती है। जैसे ज़्यादा पानी अगर पड़ रहा है खेत में तो उर्वरक को जो आप डालेंगे तो वो सब इधर उधर डाइल्यूट होकर चला जाएगा, और अगर ठीक ठाक उसमें जल का उपयोग किया जा रहा है तो उससे क्या होगा, जो उर्वरक होगा, कम मात्रा में उर्वरक भी ठीक ठाक काम कर जाएगा। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि पीएम किसान एक योजना है, उसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और भारत में एमएसपी उत्पादन लागत में कितना, 1.5 गुना, अगर एमएसपी की बात करें तो 1.5 गुना, कि अगर 1,000 रुपये कोई लगाता है तो कम से कम उसको 1,500 रुपये मिले, 1.5 गुना। और दूसरी बात मैंने आपसे कहा ना कि 6,000 रुपये जो दिए जाते हैं वो भी आपको याद रखना है, पीएम किसान निधि के तहत दिए जाते हैं। जनवरी 2026 में अनावरण किए गए उन्नत आधार ऐप में भौतिक आईडी प्रतियां ले जाने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की गई है? कौन सी सुविधा शुरू की गई है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो यह है शो एंड शेयर। ये कौन सी सुविधा है? दिखाएं और साझा करें। ये नियमित सत्यापन के लिए भौतिक आधार कार्ड ले जाने की आवश्यकता को समाप्त इसमें कर दिया गया है। शो एंड शेयर सुविधा है, और ऐप टू ऐप सत्यापन पद्धति का उपयोग होगा, जिससे सुरक्षा और गोपनीयता भी अधिक मजबूत होगी। यूआईडीएआई द्वारा, यानी कि जो आधार की जो एजेंसी है, 28 जनवरी 2026 को ये अपडेटेड ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें उन्नत बायोमेट्रिक लॉक सिस्टम भी है।
और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है ये, है ना, ध्यान रखना है आपको। और ये तकनीक पेपरलेस गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप है, जिसे अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये पेपरलेस गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया विजन के अनुकूल टेक्निक है कि नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे। 28 जनवरी 2026 को इसको लॉन्च किया गया है। 28 जनवरी 2026 को इसको लॉन्च किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेट भी आपके लिए हो सकती है। और आधार कार्ड कवरेज हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो 125 करोड़ से अधिक नागरिकों का कवरेज है। आपसे बार बार मैं कह रहा हूं कि इसको याद रखिएगा कि जो UIDAI है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। अगला जो प्रश्न है, IIM अहमदाबाद ने कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना के लिए कितनी राशि के अनुदान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये राशि है 100 करोड़ की। ये जो समझौता हुआ तो हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान वो मौजूद थे, और पूर्व छात्रा चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन और रंजन टंडन से 100 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। ये किसने दिया है? IIM अहमदाबाद के पूर्व ये वहाँ के छात्र हैं, छात्र छात्राएं रंजन टंडन और चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन, इन लोगों ने 100 करोड़ रुपए दिया है। ठीक है, तो ये स्कूल इसी 100 करोड़ रुपए का उपयोग किया जाएगा। और ये चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन और ये उनके हस्बैंड हैं रंजन टंडन, उन्होंने पैसा दिया है। और प्रबंधन शिक्षा के साथ AI के एकीकरण की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत रूप से जो दान किया गया है उनमें से है ये। और AI अनुसंधान को व्यवहारिक व्यावसायिक समाधानों और नीति निर्माण में बदलना इसका मुख्य उद्देश्य है। चंद्रिका टंडन एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी उद्यमी है और ग्रैमी नामांकित कलाकार भी हैं, जो कारपोरेट जगत में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है। ग्रैमी नामांकित कलाकार भी हैं चंद्रिका टंडन, ये भी ध्यान रखिएगा। IIM अहमदाबाद को NIRF रैंकिंग में प्रबंधन श्रेणी में शीर्ष स्थान मिलता रहता है, अधिकतर आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की अनुमानित वास्तविक GDP विकास दर क्या है, क्या रखी गई है, तो ये 4% है। कितना रखा गया है? 7.4%। ध्यान रखिएगा, 7.4%। 4% ये नहीं है, 7.4%। 7.4%। 4% हो जाएगी तब तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो 2027 के लिए ये 6.8 से 7.2% के बीच में बात की गई है। और अभी जो है ये 27-28 की है, 2027-28 की है। और अभी जो 2026 की बात की गई है वो 7.4% की बात की गई है। और वित्त वर्ष 26-27 के लिए ये 6.8 से 7.2% रहेगी। और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी हुई है भारत की अर्थव्यवस्था। वैश्विक मंदी के बीच भी ये अपवाद बना हुआ है कि भारत की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक ग्रो कर रही है। अब सर्वेक्षण जो है ये मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शक में आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। तो कौन तैयार करता है आर्थिक सर्वेक्षण? आर्थिक मामलों का विभाग करता है। और किसकी सलाह, किसके निर्देशन में? तो ये मार्गदर्शन करते हैं इसको V अनंत नागेश्वरन। ये कौन है? ये मुख्य आर्थिक सलाहकार है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। विकास के मुख्य चालकों में उच्च पूंजीगत व्यय, कैपेक्स और बढ़ती घरेलू मांग को बताया गया है कि हमारे यहाँ जो विकास है चल अच्छे से हो रहा है। 7.4% की जो विकास दर हम हासिल कर पा रहे हैं उसमें कैपेक्स का और बढ़ती घरेलू जो मांग है, डोमेस्टिक डिमांड, उसका योगदान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 से घटाकर मई 2025 में कितनी कर दी गई? तो ये 196 से घटकर केवल 28 बची है। ठीक है, कितनी बची है? 28 केवल बची है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो ये कंसोलिडेशन किया गया है ये RRB की संख्या को घटाने का। और साथ में ये भी मैं बताना चाहता हूं कि वित्त वर्ष 2025 में 68,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ भी इन लोगों ने दर्ज किया है। ये मत समझिएगा कि ये घटाया इसलिए जा रहा है क्योंकि ये सब घाटे में चल रहा है, कई बार ऐसा भी होता है, तो ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये मर्जर समामेलन जो किया गया है, कंसोलिडेशन जो किया गया है, अब 196 से संख्या घटकर कितनी हो गई है? 28 हो गई है, 28 संख्या हो गई है। RRB की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को
नरसिंघम समिति की सिफारिश पर ग्रामीण ऋण आपूर्ति हेतु की गई थी। नरसिंघम समिति थी, कई बार आपसे पूछी गई। नरसिंघम समिति की सिफारिश पर 1975 में 2 अक्टूबर को इसको किया गया था। और इन बैंकों के स्वामित्व का ढांचा जो होता है, केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार 15% और प्रायोजक बैंक जो होता है वो 35%। केंद्र 50%, राज्य 15% और प्रायोजक बैंक 35% का योगदान करते हैं। आरआरबी ने वित्त वर्ष 2025 में 68,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ दर्ज किया है। तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफी सुधरी हुई है। और पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कई बार आपसे पूछा जाता है, वो प्रथमा ग्रामीण बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुरादाबाद में। ठीक है, ये पहला है, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ये प्रथमा बैंक है और इसका मुख्यालय मुरादाबाद में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में निर्यात के मामले में भारत का इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र विश्व स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, किस स्थान पर पहुंच गया? तो ये विश्व स्तर पर आप देखेंगे तो ये तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। मोबाइल फोन विनिर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाने वाला देश भारत बन गया है और इसमें मोबाइल फोन का उत्पादन निर्यात वृद्धि का सबसे बड़ा कारक बना है और एक दशक में 30 गुना इसका जो मूल्य है निर्यात का, मोबाइल फोन के निर्यात का, वो बढ़ गया है। पब्लिक जो लिंक्ड इंसेंटिव्स योजना है, वैश्विक कंपनियों को भारत में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए सफलतापूर्वक प्रोत्साहित करने में ये सफल रही है। मतलब ये सफलतापूर्वक इसने प्रोत्साहित किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड, मैं क्या पब्लिक बोल गया था, एक्सट्रीमली सॉरी, पब्लिक नहीं, प्रोडक्शन लिंक्ड जो इंसेंटिव है इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, और वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में विनिर्माण क्षेत्र में 8.4% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। अब ये जो उपलब्धि है ये आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन के विकल्प के रूप में भारत के उदय को प्रमाणित करती है। चीन के विकल्प के रूप में भारत का उदय हो रहा है कि भारत अब अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे रहा है। भारत क्या कर रहा है? भारत मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर डेवलप हो रहा है। भारत अब वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में तीसरे स्थान पर, 2022 में 7वें स्थान पे था। तो 2022 से 2025 अभी बीता है और ये 7वें स्थान पे था और अभी 3rd पोजीशन पर आ गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। PLI आप ध्यान रखिएगा, मैंने गलत बोला था। तो ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना चल रही है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज का हमारा करंट अफेयर का ये सेशन पूरा होता है। हम फिर मिलेंगे। आप लोग रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, अन्य वीडियोस भी देखते रहें। थैंक यू सो मच।